हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्या जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना कीजिए यदि एक अर्थव्यवस्था में स्वायत्त उपभोग 500 करोड़ रुपए प्रत्याशित निवेश 400 करोड़ रुपए है और अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर 1800 करोड़ रुपए है, तो आपको जो है क्या निकालना है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना करनी है। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि मान लीजिए काल्पनिक अर्थव्यवस्था में बचत 200 करोड़ से बढ़ती है और जबकि राष्ट्रीय आय 100 करोड़ है, 100 करोड़ बढ़ती है। राष्ट्रीय आय में 600 करोड़ की वृद्धि प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता की गणना कीजिए। तो आपको इसका भी आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये देखिए, तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है कि बहुत से बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों ने हाल ही में अपने निवेश को चीन से भारत में हस्तांतरित किए और भारत में अपना उत्पादन प्रारंभ किया है, जिसके फलस्वरूप सरकार की मेक इन इंडिया योजना को बल मिला है। अन्य कारकों को स्थिर मानते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उपयुक्त कथनों का विदेशी विनिमय दरों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, तो जो सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया उसका जो है विदेशी विनिमय दरों पर क्या प्रभाव पड़ा है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये रहा आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। ठीक है, कह रहा है कि ये देखिए, सरकारी बजट के एक उद्देश्य के रूप में संसाधनों का पुनः आवंटन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको इसको भी क्या करना है, इसका आंसर ढूंढ करके अच्छे से याद कर लेना है। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पांचवा क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई एक अर्थव्यवस्था आय के अल्प रोजगार स्तर पर कार्यरत है, दिए हुए इस कथन से क्या आशय, यानी आप क्या समझते हैं, इस स्थिति से निपटने के लिए किसी एक राजकोष के उपाय और एक मौद्रिक उपाय का वर्णन करना है। तो इसका भी आपको आंसर आना चाहिए क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आता है। ढूंढ करके आंसर आपको याद कर लेना। चलिए देखते हैं छठा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। छठा क्वेश्चन हमारा कहता है, ये देखिए, वस्तु और सेवा कर में समावेशित किन्हीं दो करों के नाम बताना। यहाँ पे करे नहीं लिखा हुआ, बट आपको लिख लेना। ठीक है, वस्तु और सेवा करों में समावेशित किन्हीं दो करों के नाम बताइए। तो कौन से वो टैक्स होते हैं जो वस्तु और सेवा कर में आते हैं, तो आपको यहाँ पे बताने हैं। सातवां क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए जरा एक बार। हाल ही के वर्षों में भारतवासियों ने अपने परंपरागत ज्ञान और व्यवहार से दूर कर लिया है, पर्यावरण की बहुत सी बड़े पैमाने पर हानि की। समझाइए कि किस प्रकार परंपरागत व्यवहार धारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। ठीक, तो आपको इसका भी आंसर ढूंढ करके बताना है आंसर, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि भाई जो लोगों ने, भारतवासियों ने जो अपना परंपरागत तरीके से व्यवहार में जब अपना विकास किया है उसमें उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर पर्यावरण का नुकसान किया है। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर पर्यावरण को आघात पहुंचाया है। तो ये उसका जो है धारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में कितना सहायक रहा है, या उसके परंपरागत व्यवहार में कितना धारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। सातवां क्वेश्चन हो गया हमारा। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है कि भारतवर्ष में विद्युत क्षेत्र की स्थापित क्षमता से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं, इस कथन को समझाइए। ठीक है, तो आपको इसको भी एक्सप्लेन करने आना चाहिए। ठीक, इस कथन को आपको क्या करना है, समझाना है। चलिए देखते हैं अगला हमारा नौवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से क्या आता है। नौवां क्वेश्चन हमारा कहता है, ये देखिए, 1964 से 1966 के शिक्षा आयोग ने यह सिफारिश की कि सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% भाग शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। यानी 1964 से 1966 का जो शिक्षा आयोग था, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उन्होंने क्या सिफारिश की कि सकल घरेलू उत्पाद का, ठीक है, जीडीपी का लगभग 6% भाग शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतवर्ष कहाँ तक सफलता प्राप्त कर सकता है, यानी प्राप्त करा है अभी तक। ठीक है, यानी कहाँ तक सफलता प्राप्त करना है, आपको यहाँ पर ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से नौवां आता है। देखते हैं अगला हम 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा।
10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से विदेशी विनिमय तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई है। इस दिए हुए कथन का बचाव तथा खंडन कीजिए। ठीक है, तो इसका भी एक बार आंसर आपको देख करके अच्छे से याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, ये भी देखिए, ये सबको आपको क्या करना है, सबकी परिभाषा आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको आपको परिभाषित करना है यहाँ पे। ठीक है, किसको? विनिवेश को, आयात प्रतिस्थापन को, बाह्य प्रापण को या फिर कोटा को। इन चारों को आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, तो आपको देख करके अच्छे से इनका एक्सप्लेनेशन याद कर लेना। चलिए देखते हैं अगला हम 12वां क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट। ये देखिए 12वां क्वेश्चन भी हमारे के इंपॉर्टेंट में से आता है कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण आर्थिक विकास अति आवश्यक है। क्या आप इस दिए हुए कथन से सहमत हैं? उचित कारणों से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए और ग्रामीण विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन विस्तार से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है कि भारत के आर्थिक विकास करने के लिए जो है ग्रामीण विकास भी अति आवश्यक है। बिल्कुल है। ठीक है, अगर भारत का आर्थिक विकास करना तो जब गांव के लोग गरीब रहेंगे तो भारत का आर्थिक विकास किस मायने में काम आएगा? नहीं आएगा ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के बावजूद भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था स्वयं एक बीमार अर्थव्यवस्था है। ठीक है, एक बीमार व्यवस्था है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की किन्हीं 3 बड़ी समस्याओं का उल्लेख करते हुए उपयुक्त कथन का बचाव कीजिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, देखिए क्या कह रहा है। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका ये एक है जो आपको यहाँ पे अच्छे से क्या करना है, इसको भी याद कर लेना। मध्यवर्ती वस्तुओं की परिभाषा दीजिए कि मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं, आपको वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो बाकी भी मैं आपको सैम्पल पेपर जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और एक चीज़ और, अगर आपको इन सभी के आंसर आपको नहीं मिलते, जो मैंने आपको ये सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराया है 1, ये आपको अगर इसका आंसर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, प्रॉपर आंसर सभी के। ठीक है, और भी अगर आपको क्वेश्चंस कोई चाहिए होंगे या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। कोशिश करूँगा कि 2 से 3 सैम्पल पेपर मैं आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के प्रोवाइड करवा दूँ। तो उन बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढ रहे होंगे या उनको भी तलाश होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना और उन बच्चों को भी शेयर कर देना। ठीक है, जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।